हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम एक ही महीना बचा है। ठीक है, इसी में आपको सारी तैयारी करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो हम क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आपको 160 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। इन 20 मिनटों में आपके 160 क्वेश्चन तैयार होंगे। हर ऑप्शन को आपको हम बेहतरीन आंसर देने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारे आपको फैक्ट मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितने स्कोर किया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन को भी पढ़िए। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो एक शिशु को जन्म देगा और उसको दूध भी पिलाएगा। ठीक है, तो जिसके शरीर पर बाल होंगे, जिसके कान दिखाई देंगे, वही वो कोई भी प्राणी हो, वो चाहे जीव जंतु हो, ये चाहे फीमेल हो, है ना, मनुष्य में वो चाहे फीमेल हो, तो वो जो है एक स्तनधारी होगा। तो यहाँ पर स्तनधारी है तो सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, गौरैया, चमगादड़। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिनके शरीर पर आपको बाल दिखे और कान दिखे, वो समझ लीजिए बच्चे देंगे, और जिनके शरीर पर बाल और कान ना दिखे, समझ लीजिए वो क्या देंगे? तो अंडे देंगे। तो यहाँ पर स्तनधारी का मतलब होता है जो एक शिशु को जन्म देगा और शिशु को दूध भी पिलाएगा। तो सांप की बात कर लीजिए, मगरमच्छ की बात कर लीजिए, गौरैया की बात कर लीजिए। ये तीनों आपके क्या है भाई? ये तीनों क्या देते हैं? अंडे देते हैं, है ना। ये तीनों क्या देते हैं? अंडे। इनके शरीर पर आपको कान दिखाई देता है, बाल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। अगर नहीं दिखाई देते तो ये क्या है? स्तनधारी नहीं है। और ये चमगादड़ क्या होता है? एक पक्षी होते हुए भी स्तनधारी है। इसके कान आपको दिखाई देंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चमगादड़ एक पक्षी होते हुए भी स्तनधारी है, जो एक शिशु को जन्म देता है, एक अपने बच्चों को जन्म देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु किस पर आधारित हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु किस पर आधारित है? कितने बिंदुओं पर आधारित है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर जो उभरे बिंदु होते हैं वो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। उभरे कागज पे समझ लीजिए कि ये आपका कागज हो गया, और कागज पे ऐसे आपको बिंदु उभरे हुए मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? ये किसके लिए है? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो छू के, स्पर्श करके इसको समझ जाते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? तो इसको छू के पढ़ते हैं, क्योंकि बिंदु कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं। जब हाथ से इसके ऊपर टच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या लिखे हैं ना। प्रश्न नंबर 3 है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी कि बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन किस महीने से किस महीने तक किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। समझ लीजिए यहाँ से आपको 160 क्वेश्चन तैयार होंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो 160 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून या फिर अगस्त से अक्टूबर। तो हमेशा याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर। जो मधुमक्खी पालन का जो महीना होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन को आप लॉक करिएगा। हमेशा आपको ऑप्शन में अक्टूबर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि अप्रैल है, जून है, अक्टूबर है या फिर दिसंबर है। आप दिसंबर को ही टिक करिएगा, है ना। प्रश्न नंबर 4 है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शीर्षक होगा। अनीता जो है वो परिवार थीम पढ़ाना चाहती है। आपकी मुख्य थीमें कितनी हैं? तो मुख्य थीम भैया कितनी है? 6 है। मुख्य थीम कितनी है? 6। पहला आपका क्या है? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं पास पड़ोस, है ना। तो जब वो क्या पढ़ाना चाहती है? परिवार, यानी कि पहले ही थीम को पढ़ाना चाहती है परिवार को। वो किस प्रकार से, ऐसा क्या शीर्षक होगा उसका, किस प्रकार से वो थीम को पढ़ाएं और बताएं, वो कैसी योजना तैयार करें जिससे बच्चे अच्छे। आप अगर पाठ योजना तैयार करते हो अपना, तो
प्रकरण कैसे निकलाते हो, कैसे आप बच्चों को बताओगे कि जिससे बच्चे समझ सके। इसीलिए अनीता यहाँ पर क्या पढ़ा रही है, परिवार के बारे में, उसको कैसी योजना तैयार करेगी जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें। तो परिवार के बारे में वो बताएगी कि परिवार घुमंतु परिवार होते हैं, परिवार के प्रकार बताएगी कि एकल और संयुक्त परिवार दो प्रकार से परिवार होते हैं, क्या ये बताएगी, या फिर परिवार के बारे में बताएगी कि एक परिवार होता है और उसके कई संबंध होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, या फिर परिवार के बारे में उसका संबंध बताएगी, कितने लोग रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, उनकी भूमिकाएं बताएगी, उनका व्यवसाय बताएगी, परिवार में कौन क्या करता है, बदलते समय सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में, ये सारी चीज़ें वो बताएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आंसर 90% आपका सटीक आंसर। तो सीटेट में क्या करोगे, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, बड़ा है तो मार दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि परिवार के बारे में वो सारी चीज़ें बताएगी, परिवार में कितने लोग होते हैं, उनका एक दूसरे से क्या संबंध होता है, कौन उनके मम्मी होते हैं, कौन उनके पापा होते हैं, है ना, उसमें उनके क्या कहते हैं, लिंग बताएंगे, हाँ, कौन फीमेल होता है, कौन मेल होता है, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, है ना, उनका व्यवसाय क्या होता है। तो परिवार के बारे में सारी चीज़ें बताएगी, वो चाहे अपना परिवार हो, वो किसी और का परिवार हो। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। एकदम यूनिक प्रश्न है। मोर, आप ये मोर देखते हो ना, एक होता है सफ़ेद मोर, दूसरा होता है किस कलर का मोर, बताइएगा किस कलर का मोर, तो नीला मोर। तो ये जो मोर आपको दिखाई देता है, ये इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। अच्छा बताइए, सफ़ेद मोर कहाँ पाया जाता है, आपके इस रीवा साइड में, मध्य प्रदेश में रीवा साइड में आपको सफ़ेद मोर देखने को मिलेंगे। नहीं, रीवा साइड में सफ़ेद मोर नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। मोर दो ही प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद होता है और एक नीला होता है, गहरा नीला। आप ज़्यादातर आप क्या देखे होंगे, गहरा नीला ही देखे होंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको सफ़ेद, रीवा साइड में आपको सफ़ेद हाथी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, सब ऐसे कुछ है ना। तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो 1949 में, 1963 में, 1951 में, 1952 में। तो बताइएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कैसा मोर, अब प्रश्न बनता है कैसा मोर, नीला मोर या सफ़ेद, क्योंकि मोर दो ही कलर के होते हैं, तो गहरा नीला मोर, है ना। अब आप सफ़ेद मोर कहाँ पाया जाता है, आप लोग कमेंट करिए, है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सफ़ेद मोर कहाँ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, गायब हो गई हैं, वह चिड़िया कौन है। एक पक्षी है जो सामान्य रूप से दिल्ली में दिखाई देती है, परंतु अब यह चिड़िया जो है धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। इसके जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है। वो दिन कौन सा होता है, वो दिन कौन सा होता है बताइएगा। और शहरीकरण के कारण गायब हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है, वो चिड़िया कौन सी है बताइए। मोर, कोयल, तोता, गौरैया। तो चिड़िया है आपकी गौरैया, जो कि दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब यह उतना दिखाई नहीं देता। इसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है। वो दिन कौन सा होता है बताइए। तो वो दिन होता है आपका 20 मार्च। क्या मनाया जाता है, तो गौरैया दिवस मनाया जाता है ना, इसको गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, गौरैया दिवस। एक प्रश्न बनता है आपका, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है। और जो गौरैया होती है उसको घर की चिड़िया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कहीं ये घर की चिड़िया क्यों कहते हैं, क्योंकि आईने के पीछे हो गया, अलमारी के ऊपर हो गया, ऐसे घोंसला अपना बनाती है। प्रश्न नंबर 7 है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह होती है, आप सभी को पता है, उल्लू हो जाएगा भाई। कहते नहीं उल्लू जैसी आंखें हैं बड़ी बड़ी, तो उल्लू हो जाएगा। कबूतर को कपोत बोलते हैं, जी हाँ, कबूतर को कपोत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खास संबंधित प्राथमिकता को चुनते हैं, है ना। तो पैने, चपटे दांत वाले जो आगे के दांत आपको दिखाई देंगे, वो कैसे होंगे, चपटे होंगे। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता, यानी कि जो चपटे दांत वाले पशु को आपने देखा है,
आपने गाय को देखा है, भैंस को देखा होगा, है ना, बकरी को देखा होगा। जितने भी आपके शाकाहारी पशु होंगे उनके दांत आपको चपटे दिखेंगे। कौन से दांत? आगे के दांत। आगे के दांत उनके चपटे दिखेंगे, है ना। तो वो कैसे भोजन करते हैं? उनकी भोजन क्या होता है? उनका भोजन भिन्न होता है सब भोजन से। तो कैसे भोजन करते हैं? तो घास एवं शाक। घास का मतलब जो घास होता है वो खाते हैं, और शाक का मतलब चरी, है ना, जो चरी आप सभी जानते हैं, घास और एवं शाक खाते हैं। तो इसलिए घास और चरी खाते हैं। जो शाकाहारी पशु जितने भी होंगे उनके आगे के जो दांत होंगे वो चपटे होंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है कि पेश घटपड़ी जिसको बोलते हैं नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है? लॉक करिए, मेघालय। ये ऐसा पौधा है, घड़े जैसा इसका मुख होता है। ये छोटे छोटे कीड़े, मेढकों तक को भी फंसा कर खा जाता है। इसके ऊपर जैसे बैठते हैं वो तुरंत बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है एक पश्मीना शॉल किस जानवर से बनाई जाती है? दूसरा प्रश्न है कि एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटे लगते हैं? एक पश्मीना शॉल कितने शॉल के बराबर होती है? तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं एक ही प्रश्न में। तो पश्मीना शॉल जो होती है वो बनाई जाती है बकरी के बालों से। क्यों बनाई जाती है बकरी के बालों से? और भी बालों से बनाई जा सकती है ना, क्योंकि बकरी का जो बाल होता है वो पतला होता है। इसको किसी मशीन से नहीं, बुनकर द्वारा बनाई जाती है। कहाँ के लोग बनाते हैं? तो इसको लेह लद्दाख के लोग बनाते हैं, है ना। चांगपा जनजाति के लोग इस शॉल को बनाते हैं। ये एक शाल कितने शॉल के बराबर हो? जो दक्षिण भारत में हम लोग ओढ़ते हैं 6 शॉल के बराबर होती है। पश्मीना शॉल एक शाल 6 शॉल के बराबर होती है। यानी कि हम लोग 6 शॉल ओढ़ ले और एक पश्मीना शॉल ओढ़ ले, दोनों एक बराबर होंगे, है ना। तो इसको बुनने में कितना समय लगता है? तो इसको बुनने में, यानी कि ये एक पश्मीना शॉल 6 शॉल के बराबर होती है। इसको बुनने में 250 घंटा लगते हैं, है ना, 250 घंटा लगते हैं। क्लियर। और खरगोश से के बाल से कौन सा भाई ऊन बनता है? तो ये बनता है अंगोरा ऊन। याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट, अंगोरा ऊन है। और भेड़ के बाल से तो पता ही है आप सभी को, आप लोग जो भी स्वेटर वगैरह पहनते हैं भेड़ के बाल से ही बनता है। प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? का होना चाहिए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तोरांग का अर्थ जंगल है। तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। कहाँ के लोग कहते हैं? झारखंड के लोग कहते हैं। जंगल को किस भाषा में कहते हैं भाई? तोरांग, है ना। सारी चीज़ें बताएंगे। तो नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तोरांग का अर्थ जंगल है। क्या है? जंगल है। तो यानी कि तोरांग को किस भाषा में जंगल कहा जाता है? तो कुड़ुक भाषा में, कुड़ुक भाषा में। और कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की भाषा है। क्लियर। तो यहाँ पर है तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ भाई कहा जाता है? तो ये झारखंड में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा कि जब बात की जाए कि किस राज्य के लोग जो है नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, जब नारियल की तेल की बात कीजिए तब आप क्या लगाएंगे? गोवा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गोवा लगाएंगे। और जब बात की जाए यहाँ पर कि सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तब आप क्या लगाएंगे? जम्मू कश्मीर, सरसों के तेल में। बाकी सब सेम ही रहेगा। जब प्रश्न बने कि हम निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तब आप क्या लॉक करेंगे? गोवा। और दूसरा प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तब आप लॉक करेंगे जम्मू और कश्मीर। ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए आप लोग, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके इस वीडियो से।
है ना। प्रश्न नंबर 13 है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ की हो सकती है? यानी कि छात्र जो है, हम बात नहीं करते आपस में, चर्चा करते हैं कि हमें ये केला पसंद है, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे आम पसंद है। तो इसलिए पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते समय एक छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाके लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ की हो सकती है? ये लिंग हु फेन क्या है? लिंग हु फेन जो होता है ये एक डिश है ना। ये क्या है? एक पकवान है, एक डिश है जो किससे तैयार होती है? तो सांप के भोजन से तैयार होती है ना। भाई वो बच्ची क्या बोल रही है? यही तो बोल रही है कि मुझे सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है हम जाके सांप खाते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, आप लोगों कि जब भी गोलगप्पा खाने का मन करता है आप लोग पास में कहीं भी जाके खा लेते हो, वैसे ये छात्र बोल रही है कि जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम कहीं पास होटल में जाके लिंग हु फेन खाते हैं। तो लिंग हु फेन क्या है भाई? जिसके समझ में नहीं आ रहा है, लिंग हु फेन क्या है? तो एक डिश है जो सांप से तैयार होती है ना। ये छात्र कहाँ की हो सकती है? यही तो पूछा गया कि ये छात्र कहाँ की हो सकती है जो ऐसा डिश खाती है। तो छात्र है भाई हांगकांग की, है ना। कहाँ की है? तो हांगकांग की है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है 14 कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम? तो जो पक्षी होगा अगर मीट को काटेगा और खाएगा तो वो क्या है भाई? मांसाहारी। तो जितने भी मांसाहारी पक्षी होंगे उनकी जो चोंच होगी वो कैसी होगी? तो हुक जैसी होगी। पता है, हमने पहले भी बताया उनकी चोंच कैसी होगी? हुक जैसी होगी। ठीक, जितने भी मांसाहारी पक्षी होंगे। प्रश्न नंबर 15 है, ये जो तिकोने आकार की चोंच होती है ना, जो भी जितने भी शाकाहारी होते हैं, जैसे तोता हो गया, जितने भी शाकाहारी पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो तिकोने आकार की होती हैं। और लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनकी ऐसी होती है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? निगेटिव कि ऐसा कौन सा है जो थीमों में से नहीं है? आपके मुख्य थीम कितने हैं? 6। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कि मुख्य थीम में आपके कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, पानी, भोजन, आवास, यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ये आपके 6 थीम है। जैसे कि याद कैसे करोगे? आपके कोई आपका मित्र आ गया तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या करते हो? उसको बैठाते हो, आवाज़ देते हो, आश्रय देते हो, उसके बाद उसको पानी देते हो, भोजन देते हो। पानी के बाद क्या करोगे? आप भोजन दोगे ना। भोजन के बाद क्या करोगे? उसको कहीं घुमाने ले जाओगे, यात्रा पे ले जाओगे। और जब घुमाने ले जाओगे तो आपको ये दिखाओगे, देखो ये हमने बनाया है, ये मेरा खेत है, ये मेरा बगीचा है। तो वही आप इस तरह याद करोगे। तो आपके मुख्य थीम कितने हैं? 6 हैं। आपके मुख्य थीम कितने हैं? 6 हैं। और वैसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से मुख्य थीम में नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई आवास, ये भी मुख्य थीम है। चीज़ें हम कैसे बनाते हैं ये भी मुख्य थीम है। चीज़ें बनाओगे तभी तो दिखाओगे। भोजन ये भी मुख्य थीम है। इसमें आपका जल आ गया, ये भी आपका मुख्य थीम है। यात्रा आ गया, ये भी आपका मुख्य थीम है। हो गया ना 6। लेकिन ये परिवार एवं मित्र भी आपका हो गया है ना। चाहे परिवार एवं मित्र कर लीजिए, परिवार एवं पास पड़ोस कर लीजिए। यहाँ जो काम और खेल है यही आपका क्या है? मुख्य थीम नहीं, ये आपका उप थीम है ना। क्लियर? तो इसलिए आपका आंसर यही जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन यहाँ पर चुनना है आपको। वह अपने भोजन को पूरा निगल जाता। आपको सांप को कभी निगलते कुछ देखा है? वह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। बताइए, वो जब पूरा निगल जाते हैं तो चबाकर कैसे खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए यही ऑप्शन आपका गलत पूछा है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है।
प्रश्न नंबर 17 कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? अभी हमने बताया कि वो हो जाएगी आपकी गौरैया, जिसको बोलते हैं घर की चिड़िया। घर की चिड़िया है ना। प्रश्न नंबर 18 है कि चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब सही है, कौन सा कथन सही है बताना है। चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती हैं। आपने कभी चींटियों को देखा है एक ही पंक्ति में चलती हैं? बिल्कुल सही। वो जब चींटियाँ चलती हैं तो वे ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। बिल्कुल सही। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर ढूंढ लेती हैं। अब बताइए, वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वो चींटियाँ नहीं होती, ये आपकी छिपकली होती है। छिपकली जो होती है वो शीत निद्रा, ठंडी में वो शीत निद्रा में चली जाती हैं। आपको ठंडी में कहीं भी छिपकली दिखाई नहीं देंगी, अगर दिखाई देंगी तो कहीं बहुत ही कम। तो इसलिए ए ऑप्शन तो भाई सी ही गलत है, बाकी क्या है सब सही है। ए बी और डी, यहाँ पर ए बी और डी सही है। ए बी और डी, ए ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? नहीं है मतलब गलत, आपको गलत चुनना है। ऐसे आप लिख लोगे ना तो आसान होगा आपके लिए। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही नेता होती हैं। बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, ये क्या है? गलत है। और हमें क्या चाहिए? गलत ही चाहिए, क्योंकि हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसलिए यही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, है ना। यही तो गलत पूछा है, तो गलत ही तो हम आंसर टिक करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के ढंग तरीके दिए गए हैं, कि खाना हम भोजन को कितने तरीके से पका सकते हैं। तलकर, भूनकर, उबालकर, सेक कर, है ना। ऐसे कितने तरीके से हम भोजन को पका सकते हैं। तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, या फिर सेक कर, तलकर, भूनकर, उबालकर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आप ले लीजिए आलू को, है ना। आलू को अगर आप सेकोगे, आलू को सेकोगे तब भी आपको पक जाएगा। तो आप उसको आलू को सेक देते हो, जिसको बोलते हैं भूनना। आप उसको आग में क्या करोगे, अगर सेक भी दो तो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा चोखा, जिसको बोलते हैं। चलो सेक लिए। अगर आलू को तल लिए तब भी वो पक गया, बन गई आपकी फिंगर। अगर आलू को भून लिए तब भी चोखा बन जाता है, भरता बन जाता है, कुछ भी, है ना। अगर उबाल लिए आलू को तो कुछ भी बना सकते हो, चाहे जितनी अच्छी डिश। आप रोटी की बात कर लीजिए, रोटी को अगर सेक देते हो, आटा को सेकते हो रोटी बनाते समय, तो आपकी रोटी बनती है। तल लेते हो तो पूड़ी बन जाती है। अगर उसको भून लिए आटे को तब भी वो रोटी बन गई। आप चाहे जिस शेप में उसको भून लीजिए, है ना। अगर आप उसको उबाल लिए तब भी आपकी रोटी पक गई कि नहीं पक गई, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, दाल पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, दाल डोकली पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजन को हम इतने तरीके से पका सकते हैं, लेकिन अगर आप तल लिए ठीक है, लेकिन अगर आप क्या आटा को भिगो लिए तो पक जाएगा भोजन, है नहीं पकेगा ना, इसलिए गलत है। आलू को भिगो के रख दिया, क्या पक जाएगा? नहीं पकेगा ना, क्योंकि यहाँ पर पकाने की बात की जा रही है ना। उबाल लिए ठीक है, लेकिन क्या आप आटे को गूँथ कर रख दिए, पक गया? नहीं पका। सेक लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप आटे को बेल कर रख लिए तो पक गया? नहीं पका ना। तो इसलिए यहाँ पर पकाने की बात की गई है। हम भोजन को कितने तरीके से पका सकते हैं, तो भोजन को हम इन 4 तरीक़ों से पका सकते हैं। क्लियर? इन 4 तरीक़ों से पका सकते हैं, सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर। क्लियर? आई होप कि आप कभी नहीं भूलेंगे। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो किस लिए करते हैं? सामान के लिए करते हैं, भंडारण के लिए और मेहमानों के लिए, है ना। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? किसमें है भाई? सामान और जियो को रखने के लिए, जियो को रखने के लिए, मेहमानों के लिए क्या? जियो को रखने के लिए। जियो को भी रखते हैं, मेहमानों को भी रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मेहमानों को भी मतलब वो दूसरों के लिए ही रखते हैं, वो चाहे इसमें जियो रखे या मेहमान रखे, लेकिन भंडारण के लिए और क्या कहते हैं, जियो के लिए, मेहमानों के लिए, दूसरे के लिए ही रखते हैं, जो उनका निचली मंजिल का मकान होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर।
अगर ऑप्शन में जियो के लिए आ जाए तब भी सही है, मेहमानों के लिए आ जाए तब भी सही है, लेकिन याद रखिएगा 2 के लिए, एक भंडारण के लिए और जियो के लिए, भंडारण के लिए और मेहमानों के लिए, ठीक है। 2 आए तभी आप लगाइएगा। प्रश्न नंबर 22 एक रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? भाई ये रेगिस्तानी ओक है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाएँ। जड़ें इतनी नीचे तक जाती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ पाया जाता है आपके रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है ना। रेगिस्तानी ओक आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाए? नेपेंथिस पौधा वही है, नहीं आपने जो पढ़ा अभी, घटपर्णी पौधा जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है उसी को नेपेंथिस पौधा भी कहा जाता है, मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है झूम खेती कैसी खेती है? तो झूम खेती कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होती है। याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में होती है। एक कैसी होती है? तो यहाँ पर फसलों को जलाकर दूसरी फसल तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं झूम खेती। काट और दग्ध खेती, काटो और जला दो, यानी पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उनकी जो राख होती है उससे खाद तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं झूम खेती। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काट और दग्ध खेती। कभी भी आप सी ऑप्शन को कीटनाशकों का उपयोग ये नहीं मारिएगा। प्रश्न नंबर 25 है गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कौन सा है? किसकी बात की जा रही है? राजस्थान की बात की जा रही है ना। प्रश्न नंबर 26 है कौन सा विशेष लक्षण रेगिस्तानी ओक में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विशेष अभिलक्षण है जो रेगिस्तानी वृक्ष में नहीं पाया जाता। रेगिस्तानी वृक्ष जो शाहबलूत है, यहाँ पर हमने ऐसे नहीं टाइप करा, यहाँ पर रेगिस्तानी ओक का दूसरा नाम है शाहबलूत, इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि शाहबलूत वृक्ष में ऐसा कौन सा है अभिलक्षण पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए हमने दोनों लिया है। तो पूछा गया कि ऐसा कौन सा जो नहीं पाया जाता। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, अभी आपने पढ़ा है ना कि जब तक पानी ना आ जाए तब तक जड़ें उनकी गहराई तक जाती हैं। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना और बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बताइए। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना जिसमें पतली पाइप डाल के बच्चे क्या करते हैं? पीते हैं, और उनकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक करिए। प्रश्न नंबर 27 है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। रेगिस्तानी जो क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान में, तो वहाँ जल, रेगिस्तान उसका नाम ही कैसे है कि रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ पर जल बहुत कम पाया जाता है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह छाया, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही, तो पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। मतलब आप ले लीजिए चीलबाज को, पहले आप देखते थे कहीं भी कोई मृत शरीर मिल जाए तो चीलबाज को कैसे पता लग जाता? तो कई दूर, यानी कि 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते थे, वो पता चला 1 सेकंड में साफ। तो इसलिए कौन हो जाएगा भाई? चील और गिद्ध, है ना। चीलबाज और गिद्धबाज भी होना चाहिए, लॉक कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते? पीछे हमने बताया ना, जब नारियल के तेल की बात की जाए तो गोवा, सरसों के तेल की बात की जाए तो क्या लगाएंगे? जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 30 है इग्लू किसे कहते हैं? इग्लू कहते हैं किसे? बर्फ़ के घर को, पत्थर के घर को, लकड़ी के, मिट्टी, बर्फ़ के घर को कहते हैं इग्लू। प्रश्न नंबर 31 है, थोड़ा सा हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं।
अब आप इस जो है स्टेटमेंट को देख लीजिए कि जिनके शरीर पर आपको बाल दिखे, छोड़ो एक ही चीज़ बताते हैं, जिनके शरीर पर आपको कान दिखे कि दो दो कान दिख रहे हैं, समझ लीजिए वो एक बच्चे को जन्म देंगे, और अगर ना दिखे तो समझ लीजिए वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर शरीर बाहरी कान है, शरीर पर बाल हैं, तो ये शिशु को जन्म देते हैं, सही है। बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं, सही है। बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते, ना तो बाहरी कान होता है ना तो शरीर पर बाल होते हैं, वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं, गलत। बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे अंडे देते हैं, जब खाए तो अंडे कैसे देंगे, तो इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस में है भाई, डी ऑप्शन लॉक करिए, पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 32 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए ब्यूरोल को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए, पहचानना है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, 40 वर्षों तक जीवित रहता है, और 40 वर्षों के जीवन काल में वो पेड़ से कितनी बार नीचे उतरता है, तो 7 से 8 बार ही नीचे उतरता है। अगर 1 ग्राम पत्तियां खा लिया तो उसको पचाने में 1 महीने लग जाते हैं, है ना। तो ये भाई ये कौन सा पशु है, तो बताइए, पांडा है, स्लाथ है, लॉक करिए स्लाथ। अगर उल्टा लटक जाए तो समझ लीजिए स्लाथ है, भालू जैसे दिखे और उल्टा लटके तो स्लाथ है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। सांप के कान नहीं होते, ये तो भाई क्या है, सही है। हमें चाहिए क्या, गलत चाहिए, है ना। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करते, ये भी सही है, ये भी सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, गलत। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी गलत है। सांप है किसानों के दोस्त, ये भी क्या है, सही है। इसलिए आपका तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा यही आपका सही है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, गलत वाला। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित फलों और सब्जियों में से उसे चुनिए जिसमें बीज होते हैं, जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, प्याज हो गया। ये क्या है, नाथा क्या होता है, नाशपाती हो गया, नाशपाती हो गया, यहाँ पर नाशपाती कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नाशपाती हो गया, आलू हो गया, टमाटर। इसमें आपको चुनना है कि किसमें बीज होते हैं। आप बताइए, आलू और प्याज में बीज होते हैं, आलू प्याज में बीज होते हैं, वो खुद बीज है, तो प्याज इसमें है, इसको आप कट करिए, है ना। इसमें आलू है, इसको आप कट करिए। इसमें क्या है, आलू है, इसको कट करिए। सिंपल सा आंसर आपका सी जाएगा। करेला में बीज होते हैं, खीरा में, चीकू में, भिंडी में, नाशपाती में, टमाटर में, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आलू, अगर आलू है तो उसको आप काट दीजिए, है ना। आलू प्याज है, इसको आप सबसे पहले ऑप्शन से निकाल दीजिए, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप ऐसे आप ढूंढोगे तो काफ़ी समय लगेगा। प्रश्न नंबर 35 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। केरल, केरल के लोग नारियल किसी भी करी के साथ नारियल जो है खाते हैं, मतलब नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, टैपियोका है। प्रश्न नंबर 36 है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होना चाहिए। जब 10 से 12 की बात करें कि 10 से 12 फीट यानी घर ऐसे है, घर ऐसे हैं, है ना, तो इसको 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं, किस लिए कि बारिश का पानी यहाँ तक ना पहुँचे। तो जब 10 से 12 फीट ऊपर है तो इसका मतलब ये असम का की बात की जा रही है। असम के घर ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि असम में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 37, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने वाले बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ की बात की जा रही है, लेह लद्दाख की बात की जा रही है। लेह लद्दाख में ऊपरी मंजिल पे लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको रेबो कहते हैं, और जहाँ पर जानवर रहते हैं और सामान का भंडारण किया जाता है उसको लेखा कहा जाता है। कहाँ की बात की जा रही है, तो लेह और लद्दाख की बात की जा रही है, लेह और लद्दाख की बात की जा रही है ना। आप ऑप्शन को काटना सीखिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा।
प्रश्न नंबर 38 है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी हर बार पूछा जाता है, वो चाहे टेट हो आपका और चाहे सी टेट हो आपका। तो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर उल्लू आ रहा है, लेकिन ये हो जाएगा मैना। जब बात की जाए तो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है, तो हो जाएगा आपका उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। अब प्रश्न नंबर 39 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? एक बात बताइए आप लोग, अगर आपके कपड़ों को कोई सीता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दर्जी, है ना। अब अगर पत्तों को सीकर अपना घोंसला बना रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? दर्जिन बोलेंगे कि नहीं? और पक्षियों की बात की जा रही है तो पक्षी बोलेंगे, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड, है ना, टेलर बर्ड। जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है उसको बोलते हैं दर्जिन चिड़िया, दर्जिन पक्षी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे का तार का प्रयोग करता है? ऐसा कौन सा पक्षी है भाई जो अपने घोंसले में लोहे की तार का प्रयोग करता है? अगर करता है तो क्यों करता होगा? अपनी सुरक्षा के लिए करता होगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो पक्षी है आपका कौवा। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है? वो है आपका कौवा। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के 40 प्रश्न। आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो है वीडियो आप लाइव होती है तो जो है आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ से कितना स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज।